मेरा नाम नीति है और मेरी उम्र 20 साल है। मेरी माँ हमेशा मेरी सास को कोसती रहती, कहती रहती कि मेरी फूल जैसी बेटी का क्या हाल कर दिया है, देखना तेरी सास का क्या होगा। मुझे अपनी माँ की बातों पर बहुत गुस्सा आता क्योंकि मेरी सास बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरी ज़िंदगी स्वर्ग बना दी थी। मैं तो पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गई। मेरी सास हर हफ्ते मुझे बाजार ले जाती थी और हज़ारों की मुझे शॉपिंग कराती थी। फिर मेरी माँ ने मेरी सास को बद्दुआ क्यों देती है। एक दिन मैं अपनी सहेली के साथ बाजार चली और उसी दुकान पर चली गई जहां से मेरी सास मुझे शॉपिंग कराती थी। दुकानदार ने मुझे अकेला देखा तो रोते हुए मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी बेटी जैसी हो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया था तुम्हारी सास के कहने पर किया था, क्योंकि वह मुझे इस काम के बहुत पैसे दी थी। दुकानदार के कहने पर मैंने कमीज उठाकर देखा, मेरी जान निकल गई। उसने जब मेरा रिश्ता बहुत अमीर घराने में हुआ था तो सारे खानदान की लड़कियां मुझसे चिढ़ने लगी थी कि यह सब बस 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात। जब मैं नहा धोकर नीले रंग का जोड़ा पहनकर अपने गोरे गोरे हाथों में चूड़ियां चढ़ा रही थी तो मेरी बुआ की बेटी मुस्कान चली आई और मुझे देखकर कहने लगी, आज फिर तुम्हें तुम्हारी सास बाजार लेकर जा रही। उसके लहजे में ऐसी चुभन थी कि मुझे हंसी आने लगी। मेरी सास मुझे बाजार लेकर जा रही है, लेकिन इसमें इतना जलने वाली क्या बात है। मेरी बात सुनकर मुस्कान मुझसे कहने लगी कि तुम्हारी सास क्यों हर हफ्ते तुम्हें शॉपिंग कराने के लिए दिल्ली के बड़े बाजार में लेकर जाती है। हमारे शहर में क्या बाजारों की कमी हो गई है, शॉपिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। मैं जान गई थी कि वह बहुत ज्यादा जल रही है, इसलिए मैं जोर से हंसी और कहने लगी कि उनका पैसा है और उनकी मेरी सास अपनी बड़ी सी गाड़ी में मुझे दिल्ली लेकर मुझे पूरी दिल्ली घुमाती थी और महंगी से महंगी शॉपिंग कराती और वहाँ के सबसे महंगे वाले रेस्टोरेंट में मुझे खाना खिलाती। तो मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है। मैं तो उनकी मोहब्बत देखकर खुश होती और प्रार्थना कर कि भगवान दूसरों की नजर से मुझे देखकर बहुत जलने लगी और जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। मैं गुनगुनाते हुए एक बार खुद को शीशे में देखने लगी। सूट भी मुझे मेरी सास ने दिलवाया था, जो बहुत ज्यादा महंगा था और मुझ पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं तैयार होकर कमरे से निकली तो मेरी सास मुझे लेने के लिए आ चुकी थी। मैंने उन्हें नमस्ते तो वह मुझे बहुत दुआएं देने लगी। तो मैं उनके घर भी नहीं गई थी और वह मुझसे इस कदर मोहब्बत करने लगी थी, खुद हैरान रह जाती। मेरी सास मुझसे कहने लगी, चलो नीति, ड्राइवर इंतजार। मैंने अब अपनी माँ की तरफ देखा तो उनका चेहरे का रंग उतरा हुआ था। उन्होंने मरी मरी आवाज में मुझे जाने और मैं अपनी सास के साथ बाहर निकल आई। कुछ देर में हम दिल्ली के बहुत बड़े बाजार में पहुंच चुके थे। शॉपिंग के नाम से मैं इस कदर खुश हो जाती थी कि मुझे अपनी माँ का उतरा हुआ चेहरा और बदले हुए अल्फाज भी नजर नहीं आते थे। हमेशा की तरह इस बार भी मेरी सास ने मुझे बहुत कीमती कपड़े दिलवाए, साथ में उन्होंने मुझे ज्वेलरी भी दिलवाए और खाना खाते हुए मेरी सास कहने लगी, अगले दिन तुम शॉपिंग पर यही कपड़े। मैं हैरानी से अपनी सास की तरफ देखने लगी। इतने महंगे कपड़े पहनकर शॉपिंग पर आने की क्या जरूरत थी। मैं उनसे कुछ नहीं कहती क्योंकि किसी अमीर घर के लोगों के अपने ही तौर तरीके होते हैं, इसलिए जैसा वह कहती वैसा ही मैं, और खुद भी बहुत ज्यादा मॉडर्न थी और बहुत तैयार होकर ही शॉपिंग के लिए निकलती। शॉपिंग से फ्री होने के बाद मेरी सास मुझे दिल्ली के मशहूर रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाया करती थी, क्योंकि उन्हें खुद भी खाना खाना बहुत पसंद था। वह खाने की और शॉपिंग करने की बहुत ज्यादा शौकीन। दिल्ली के बाजार में वहाँ बहुत ज्यादा रस हुआ करता था और दुकान वाले में बहुत अच्छे से पहचान गया था, इसलिए हमें देखते ही वह हमारे लिए खाना लगा दिया करता था, जिसे खाने के बाद मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ था। मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। खाना खाने के बाद मेरी सास कहने लगी, चलो बहुत देर हो गई है, अब घर के लिए। सुकून से एसी वाली कार में बैठकर आंखें बंद कर ली और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं अपने घर आने पर जब गाड़ी रुकी तब मेरी सास ने मुझे आवाज दी और कहने लगी, नीति बेटी, चलो तुम्हारा घर आ गया। मैंने हल्की सी आंखें खोली तो मैंने देखा कि वाकई में ही मैं घर के दरवाजे पर मौजूद हूँ। मुझे रास्ते का ही पता नहीं चल सका। मैंने सारे शॉपिंग के बैग्स उठाए और गाड़ी से उतरने लगी। तब मेरी सास ने कहा कि अगले दिन शॉपिंग पर इससे भी ज्यादा अच्छा, इन कपड़ों में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हो। अपनी सास की बात पर मैं शर्मा गई थी। वह मेरी इसी तरह खुलकर तारीफ किया करती थी। मैं सोचती थी कि मैं कितना खुश नसीब हूँ जो मुझे इतनी मोहब्बत करने वाली सास मिली है, वरना लोग तो सास को लेकर कैसी कैसी छवि बनाते हैं कि मुझे शादी के नाम से ही डर लगता। मेरी दोस्त राखी भी अपनी सास की बहुत बुराइयां, मेरी सास तो शादी से पहले ही मेरा बहुत ख्याल रखती थी।
अपने मंगेतर को तो मैंने एक दफ़ा ही देखा और भी तस्वीर में, लेकिन मेरी सास से तो मेरी मुलाकात हर हफ्ते होती है। शुरू में मेरे लिए यह सब कुछ बहुत अजीब था, लेकिन अब तो मुझे आदत हो गई थी। मैं थकी हारी शॉपिंग के बैग उठाए जब घर में आई तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं कोई 6-7 घंटे बाद घर लौटी थी। मैंने शॉपिंग के बैग्स अपने कमरे में रखे और माँ के कमरे में चली गई और पूजा कर रही थी और रोती हुई प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मेरी बेटी को कभी सच का पता न चले। मेरे भगवान मुझे माफ़ कर। इस प्रार्थना पर मैं हैरान हुई थी। मैंने जब माँ को पीछे से आवाज़ दी तो जल्दी छुप गए और अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगी, चली गई तेरी मनहूस सास, कमबख्त ने मेरी फूल जैसी बेटी का क्या हाल कर दिया है। मुझे माँ की बातों पर बहुत गुस्सा आता। मेरी सास तो बहुत अच्छी थी, मगर माँ को मेरी सास बहुत बुरी लगती थी, तो उन्होंने मेरा रिश्ता क्यों किया। लेकिन माँ मेरे इन सवालों का मुझे कोई जवाब नहीं। इतना कहती, मेरी बच्ची तो थक गई होगी, जाकर आराम। मैंने माँ से पूछा कि आप क्या प्रार्थना कर रही थी, ऐसी कौन सी बात है जो मुझे पता नहीं चलनी चाहिए। माँ घबराकर कहने लगी, कुछ नहीं, बस तेरे हक में बेहतर की दुआ कर रही थी। तेरी खुशियों को किसी की नज़र, तू तो जान तेरे खानदान वाले तेरे इस रिश्ते के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। मैं नहीं चाहती कि इस बारे में तुझे कुछ भी पता चले और तेरा दिल खराब हो। माँ की बातों पर मैं मुस्कुराकर उनके गले लगी और उन्हें बताने लगी कि मेरी सास ने आज मुझे कितनी महंगी शॉपिंग कराई, और फिर माँ को अपने कमरे में ले जाकर उन्हें सारी शॉपिंग दिखाने लगी। वह खामोश से मेरे साथ शॉपिंग देख रही थी और फिर मेरे चेहरे पर छाई खुशी देखकर मुस्कुरा देती। पता नहीं क्यों मुझे उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा दर्द महसूस। माँ मुझे आराम कहकर चली गई थी। मुझे भी बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी और खाना खाने के बाद मेरा पेट भरा हुआ था, इसलिए मैं सोने के लिए लेट गई। मेरी बाकी की बहनें ऊपर छत पर थी, इसलिए नीचे सन्नाटा हो रहा था। वैसे भी माँ उन्हें मेरी सास के सामने नहीं आने देती थी और नहीं मुझे अपनी शॉपिंग अपनी बहनों को दिखाने की इजाज़त थी। माँ कहती कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरी बहनों का दिल दुखे या उन्हें एहसास हो कि उनके पास यह सब नहीं है, इसलिए मैं अपनी बहनों को अपनी खरीदारी ज़्यादा नहीं दिखाती थी, बल्कि वह चीज़ें उन्हें दे दी थी जो मेरी सास ने मुझे उनके लिए दिलवाया। मैं थकी हारी बिस्तर पर लेटकर अपने पति के सपने देखने लगी। मेरा मंगेतर सूरज दूसरे देश में रहता और वहीं काम करता। वह एक पढ़ा लिखा सुंदर लड़का था। उसे कोई भी लड़की आसानी से मिल जाती, लेकिन शायद भगवान ने उसे मेरे ही नसीब में लिखा था। मेरा रिश्ता एक बंगले वाली औरत ने करवाया था, जहां माँ काम करती थी और मैंने अपने मंगेतर की सिर्फ तस्वीर ही देख रखी थी। शुरू मैं बहुत परेशान थी कि माँ ने इतने अमीर लोगों में मेरा रिश्ता तय कर दिया है। पता नहीं वह कैसे लोग होंगे, लेकिन जब मेरी पहली मुलाकात अपनी सास से हुई तो उनका मिजाज और मोहब्बत भरा रवैया देखकर मैं हैरान रह गई थी। हमारे घर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि पापा के देहांत के बाद मेरी माँ लोगों के घर में काम करके घर का गुजारा करती थी और हम 4 बहनें थी, मैं ही सबसे बड़ी थी। माँ जैसे तैसे हमारा पेट पाली थी। मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता मुमकिन ही नहीं था। अचानक एक दिन माँ ने मुझे बताया, बंगले वाली मालकिन ने मुझे एक रिश्ता बताया है और वह लोग घर आने वाले हैं। तो मुझे लगा कि उनके पास शायद काम करने वाले किसी नौकर का रिश्ता होगा, लेकिन एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी हमारे दरवाजे पर आकर रुकी। लड़के की माँ यानी हमारी सास उतरकर घर में आई तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उन्हें देखकर तो ऐसा लगता था जैसे वह किसी अमीर खानदान से रिश्ता। मुझे देखकर उन्होंने मेरे हाथ पर 2-2 हजार के कई नोट रख दिए और रिश्ता पक्का कर दिया। मैं तो अपने किस्मत पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी और माँ की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने मुझे सीने से लगाया और कहने लगी, मैंने यह फैसला हम सब के हक में, तू कभी अपनी माँ से गिला न रख और हमेशा खुश रहना। मुझे माँ की अजीबोगरीब बातें समझ में नहीं आ, इतने बड़े घर से आए रिश्ते को भला मैं नहीं करती। और फिर सूरज की फोटो देखकर मैं अपना दिल ही हार बैठी। मेरे सास ने मेरे साथ मेरी छोटी बहनों के हाथ पर भी काफ़ी सारे पैसे रखे थे। मुझे जब भी शॉपिंग करवाने लेकर जाती है तो मेरी छोटी बहनों के लिए भी कुछ न कुछ दिल। सच कहूँ तो इस रिश्ते में हमारे घर की हालत ही बदल दिए थे। अब तो माँ ने दूसरे के घरों में जाकर काम करना भी ख़त्म कर दिया था। मेरी सास ही हमारे घर इतना कुछ ले आती, काम की ज़रूरत ही नहीं कर रहती।
मगर मुझे आज तक इस बात का समझ में नहीं आया कि मेरी माँ ने मेरी सास के लड़के से मेरा रिश्ता तय कर दिया और दूसरी तरफ मेरी सास को बुरा भला क्यों कहती रहती। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई थी और सुबह मेरी आँख उस वक्त खुली जब मेरे कॉलेज जाने का। वैसे तो मैंने 12वीं करके पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन जब से मेरा रिश्ता हुआ था मेरी सास ने पढ़ाई के लिए मुझे मजबूर कर दिया। उनका कहना था कि बड़े लोगों में उठने बैठने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है और उनकी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि जब मैं उनके साथ बड़ी बड़ी दुकानें पर जाती तो वहाँ काम करने वाली लड़कियाँ भी इस सवाल जवाब किया करती थी। इसलिए मैंने सरकारी कॉलेज में दाखिला दिया था और आगे पढ़ाई का सिलसिला शुरू कर दिया था। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज पहुंची तो पता चला कि कॉलेज वाले स्टूडेंट को दिल्ली की फेमस जगह पर घुमाने लेकर जाए। दोस्तें कहने लगी कि सब साथ जाएंगे, तो यह सब सुनकर मैंने भी हाँ कर दी। 3 दिन बाद हम सब लोग दिल्ली की ट्रिप पर निकल गए थे। दिल्ली की मशहूर जगह पर ले गए तो रास्ते में वही बाजार आया तो मैंने सबको बताया कि यहीं पर एक छोले पूरी वाला और वह बहुत मशहूर है। सब लोग वहाँ से छोले भटूरे खाते हैं। हम सब छोले भटूरे वाले के पास पहुँच गए। वह पहुँचते ही पहचान गया और जब उसने देखा कि मैं अपने सास के साथ नहीं बल्कि सहेलियों के साथ हूँ तो उसने इशारे से मुझे कोने पर बुलाया। मैं जैसे ही उसके पास गई तो वह रोते हुए अपने हाथ जोड़कर कहने लगा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया मैं बहुत मजबूर था। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी इंसान से बहुत कुछ गलत करवा देती है। बेटी मैंने वही सब किया जो तुम्हारी सास ने मुझे करने को कहा। दरअसल मेरी बेटी बहुत बीमार है और वह कई महीनों से अस्पताल में भर्ती है। मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और तुम्हारी सास ने मुझे इसी काम के बहुत ज्यादा पैसे दिए थे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत घटिया हरकत की थी। मैंने एक दफा भी यह नहीं सोचा कि तुम भी किसी की बेटी हो। मैं तुम्हारे साथ कैसे इतना गलत काम कर सकता हूँ। जबकि मैं हैरान होकर उसे छोले भटूरे वालों को देख रही थी जो बहुत रो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने फौरन कहा, अंकल शायद आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। मैं और मेरी सास तो हर हफ्ते आपके यहाँ छोले भटूरे आते हैं। छोले भटूरे वाले, बेटी तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी सास कैसी औरत है। उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं और कहा कि तुम्हारे छोले भटूरे में नशे की दवा मिला दूं। इसलिए मैं हर हफ्ते तुम्हें छोले भटूरे में नशा की दवा मिलाकर खिलाया करता था। मैं अपनी बेटी के इलाज को लेकर खुदगर्ज हो चुका था, लेकिन जब से मैंने तुम्हारे साथ शुरू की है मेरी बेटी की तबीयत खराब और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि मैं पाप के पैसों से अपनी बेटी का इलाज नहीं करा सकता। मैं यह बात तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत चालाक औरत और मुझे कभी तुमसे बात ही नहीं करने देती थी। छोले भटूरे वाले की बात सुनकर मेरी जान निकल गई। मैंने कहा, अंकल मेरी सास को ऐसा करने की भला क्या जरूरत आ गई है? लगता है आपका दिमाग खराब। रोता हुआ कहने लगा, बेटा मैं तो अपने पाप का इकरार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ किया वह गलत है और इसलिए मेरी आत्मा को सुकून नहीं मिलता। आपकी सास ने पैसे की लालच देकर मुझसे वह काम करवाया। शायद मैं सोच भी नहीं सकता था इससे पहले कि मैं कुछ और पूछती हूँ। मेरी सहेलियाँ और टीचर वहाँ पहुँच गई और कहने लगी, क्या बात है? मैंने उनको सारी बात बता दी कि यह छोले भटूरे वाला मेरी सास पर इल्ज़ाम लगा रहा है। मेरी सास मुझे क्यों नशे की दवा देना चाहेंगे? वह तो मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी टीचर कहने लगी, नीति तुम्हारी सास कैसी औरत है यह तो तुम्हें पता होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि यह गरीब छोले भटूरे वाला झूठ नहीं कह रहा। यकीनन कोई ना कोई बात ऐसी है जो तुम्हें पता नहीं है। अपनी टीचर की बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैं वापस घर चली आई। मेरी माँ भगवान के सामने खड़ी आंसू बहा रही थी और भगवान से माफ़ी मांग रही थी और मेरी सास को आज भी बुरा भला कह रही थी। माँ के पास बैठ गई और कहने लगी, माँ मुझे सच बताओ कि तुम हमेशा यह किस तरीके की दुआएं करती रहती हो, और तुमने अगर आज सच ना बताया तो मैं अपनी जान ले लूँगी। मेरी बात सुनकर माँ के होश उड़ गए और कहने लगी, नीति कैसी बातें कर रही है? मैंने रोते हुए माँ को सारी बात बताई और माँ के चेहरे का रंग उतर गया और कहने लगी कि मैंने सारी ज़िंदगी तुझे और तेरी बहनों को मेहनत
से कमा कर खिलाया है और बड़ा किया, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ मुझ में काम करने की ताकत नहीं रही। तभी मेरी मालकिन ने कहा कि हर हफ्ते एक दिन के लिए तुझे दिल्ली भेजा करो, तो बदले में मुझे इतना पैसा मिल जाएगा कि मेरे घर का पूरा खर्चा पूरा हो जाएगा। मालकिन की बात सुनकर मैं लालच में आ गई, मगर मुझे यह मालूम नहीं कि तुझे दिल्ली भेजने के लिए तेरे रिश्ते का ड्रामा करना पड़ेगा। तेरे किसी सूरज के कोई रिश्ता नहीं हुआ है, बल्कि जो फ़ोटो तुझे दिखाई गई है वह पता नहीं किसकी है। तेरी सास से कोई रिश्ता नहीं। दरअसल तेरी सास खूबसूरत और जवान लड़कियों से गलत काम करवाती है। जिस बंगले में मैं काम करती थी वह तेरी सास की दोस्त है और उन्होंने तुझे देखा था, इसलिए उन्होंने रिश्ता के नाम पर हमारे घर भिजवा दिया। तेरी खूबसूरती देखकर वह औरत मांगे दान देने को तैयार हो गई। मैं सोचने लगी थी कि तुझे कुर्बान करके बाकी बेटियों का फ्यूचर सही हो जाएगा, लेकिन तू हर हफ्ते जब पैसे लेकर आती है मेरा दिल कटने लगता और मुझे एहसास होता मैंने अपनी सही बेटी के साथ कितना गलत काम किया है। एक दिन मैंने मालकिन से यह सब ख़त्म करने को कहा। वह कहने लगी, अब कुछ नहीं हो सकता। ज़्यादा होशियारी की तो मैं सारी हकीकत तेरी बेटी को बता दूंगी कि तेरी माँ ने खुद तुझे बेचा है। इसलिए मैं हर वक्त उस औरत को बद्दुआ देती। मुझे डर था कि जिस दिन तुझे सच पता चलेगा तू मुझसे नफरत करने लगेगी। इसलिए मैं भगवान से दुआ मांगती कि तुझे कभी सच पता न चले। वह औरत जो तेरी सास बनी बैठी है तुझे दिल्ली ले जाती है, पहले शॉपिंग कराती है और फिर छोले भटूरे वाले से तुझे नशे की दवा मिलवाकर तुझे खिला देती है। गाड़ी में बैठकर तुझे गहरी नींद आ जाती है। फिर वह तुझे एक होटल में ले जाकर कुछ घंटों के लिए तेरा सौदा कर देती है। कितनी खूबसूरत है कि बेहोशी की हालत में भी लोग तुझे खरीद लेते हैं। आज तक जो कुछ भी हुआ जितना उस औरत का है, छोले भटूरे वाले ने तो अपनी बेटी की इलाज के लिए जो किया मजबूरी में किया, लेकिन मैंने यह सोचकर तेरी इज्जत दांव पर लगा दी कि इस तरह हमारे घर के हालात संभल जाएंगे, बल्कि मेरी और बेटिया का फ्यूचर भी संवर जाएगा। 3 बेटियों की खुशी के खातिर मैंने तेरी खुशियाँ और तेरी जवानी को कुर्बान कर दिया। माँ का सच मेरे ऊपर किसी क़यामत की तरह गुजरा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मेरे साथ इतना गलत कर सकती है। मुझे राखी की बात याद आई थी कि यह सब 4 दिन की चांदनी है और सब अंधेरी रात। मैं 4 दिन की चांदनी देख चुकी थी और सब सिर्फ अंधेरा रात बाकी बचा था। मैंने रोते हुए माँ के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझे माल और जेवर की हवस नहीं है, मुझे बस इस दलदल से निकाल दीजिए। मैं इस तरह अपने आप को किसी और के हवाले नहीं कर सकती हूँ, अपनी दुनिया बर्बाद नहीं कर सकती। सपने जो मैंने सूरज के लिए देख रखे थे वह सब चकनाचूर हो गए थे। माँ, मुझसे वादा करो कि वह आज के बाद मुझे उस औरत के साथ नहीं भेजेंगे और ना ही उससे मेरा अब कोई रिश्ता होगा। सारे खानदान वालों को माँ ने मेरा रिश्ता टूटने की खबर सुना दी थी। जो कोई आया था वह मेरा मजाक उड़ाकर चला गया था। मेरा घर, मेरा घमंड सब चूर हो चुका था। वह औरत जो मेरी सास बनी हुई थी, माँ के मना करने पर उसने मेरी माँ के साथ बहुत झगड़ा किया और गुस्से से हमारे घर से 3 दिन बाद हमें पता उस औरत का तेज कार चलाने की वजह से एक्सीडेंट हो गया था। उसी वक्त मर गई थी। माँ हमें लेकर दूसरे शहर आ गई थी। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं और हम बहनों की शादी हो गई है और माँ भी इस दुनिया में नहीं है और मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। मेरे पति को मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ पता, लेकिन जब भी मैं अपने पास्ट को याद करती हूँ मेरा दिल कांप सा जाता कि उस दिन अगर छोले पूरी वाले मुझे हकीकत ना बताता तो क्या मेरी सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाती और मरने के बाद मैं अपने भगवान को क्या जवाब देती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।